खबर आपको दें, कोयटा में एक बार फिर खौफनाक आतिशबाजी हुई। डबल रोड पर पेट्रोल पंप के गोदाम में आग भड़क उठी। आग की शिद्दत में इजाफा मुतअद्दिद दुकानों को लपेट में भी ले लिया इस आग ने। एक मुसाफिर कोच और 3 मोटरसाइकिलें भी लपेट में आ गई है। फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ हैं। कोयटा से आपको खबर दे रहे हैं, जहां डबल रोड पर यह वाकया है। पेट्रोल पंप के गोदाम में आग भड़क उठी और आग की शिद्दत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। अब तक की इत्तलात यह है कि 8 गाड़ियां इस आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं। जी आजम उल्फत, आग की नौयत से मुतालिक बताइएगा, और कैपेसिटी है फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को बुलाने की? ये सरियाब लिंक रोड है, जहाँ पे ईरानी पेट्रोल पंप्स के गोदाम काफ़ी अरसे से कायम थे। आज जो है ना शॉर्ट सर्किट की वजह से आग भड़क उठी, जिसके बायस तीनों पेट्रोल के जो गोदाम है उसमें लाखों लीटर्स जो है ना ईरानी पेट्रोल रखे गए थे, उनमें आग भड़क उठी। और ये आग जो है ना आसमान से बातें करने लगी। आसपास की दुकान जो 7 दुकानें हैं उनको शदीद नुकसान पहुंचा। एक कोच, 2 मोटरसाइकिलें भी इसके जद में आए। ताम ज़िली इंतज़ामिया के मुताबिक कि कोई जानी नुकसान इस आग की वजह से नहीं हुई है। ताहम एडमिनिस्ट्रेटर और ज़िला इंतज़ामिया ने वार्निंग दी है, जो ईरानी पेट्रोल फ़रोख्त करते हैं उनके ख़िलाफ़ कल से कार्रवाई और क्रैकडाउन का ऐलान किया है। जी आजम उल्फत हमें अपडेट कर रहे हैं कोयटा से मुतालिक, जहां एक पेट्रोल पंप, ईरानी पेट्रोल पंप के गोदाम में आग लगी। आजम उल्फत, ये स्मगल्ड हुआ पेट्रोल था जो यहाँ रखा गया था। क्या इंतजामिया को पता था कि इतने थिकली पॉपुलेटेड एरिया के अंदर इस तरह का गोदाम नहीं होना चाहिए? दुकानें और गोदाम ईरानी पेट्रोल पंप्स के अरसा दराज से कायम है। न सिर्फ इंतज़ामिया बल्कि तमाम आला हुकाम को इस बात का इल्म है कि ये एक किस्म के इन दुकानों में, इन गोदामों में बम रखे हुए हैं। और आज इसी तरह हुआ, आसपास घरों को भी लपेट में लिया और पूरा कोयटा जो है ना वो धुआं हुआ और लोगों में खौफ विरास फैल गया। अलबत्ता ये कि अब मौके पे एडमिनिस्ट्रेटर फारूक लांगव और दीगर जो ज़िला इंतज़ामिया है उन्होंने इलाके का दौरा किया और यहाँ जो मीडिया से, साफ़ियों से बातचीत की और ये ऐलान किया कि कल से जो है ना कोयटा में जो ईरानी पेट्रोल फ़रोख्त करने वाले हैं उनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करेंगे। बहुत शुक्रिया आजम उल्फत। खबर दें, बुरे काम का बुरा अंजाम। जनूबी पंजाब में दहशत की अलामत छोटू गैंग अंजाम को पहुंचने लगा। सरगना गुलाम रसूल और उसके भाई समेत 20 मुजरमों को 18 मरतबा सजाए मौत का हुक्म दे दिया गया। 2 कम उम्र मुजरमों को 18 साल उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। मुल्तान में सादे दहशतगर्दी अदालत ने मुजरमों की जायदाद भी कर्क करने का हुक्म दिया है। मुल्तान से रिपोर्ट करेंगे आसिफ बलोच। छोटू गैंग को बड़ी सजा। जनूबी पंजाब में दहशत की अलामत छोटू गैंग के गुंडों को मौत और उम्र कैद की सजा सुना दी गई। सरगना गुलाम रसूल और उसके भाई समेत 20 मुजरिमान को 18 बार मौत की सजा सुनाई। 18 साल से कम उम्र 2 मुलजिमान को 19 मरतबा उम्र की कैद की सजा सुनाई गई। मुल्तान में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत नंबर 1 ने बड़ा फैसला सुना दिया। मुजरिमों पर कत्ल, इक़दाम कत्ल, अगवा बराए तावान और डकैती के जुर्म साबित हुए। अदालत ने तमाम मुजरिमान की जायदादें कर्की का हुक्म भी जारी किया। राजनपुर में 2016 में कच्चे के इलाके में पाक फौज ने ऑपरेशन किया। छोटू गैंग, सकियानी गैंग, अंदर गैंग से ताल्लुक रखने वाले मुतादिद अफराद को गिरफ्तार कर लिया। आम खबर आपको दे, पाक फ़ज़ाइया का JF-17 थंडर तैयारे से तवील फासले तक मार करने वाले के मुल्की साख्ता मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया गया है। पाक फ़ज़ाइया ने JF-17 थंडर मल्टी रूल लड़ाका तैयारे से तवील फासले तक मार करने वाले मुल्की साख्ता मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया है। मुल्क के दिफा में एक अजीम संग मील की हैसियत का हामिल यह तजर्बा काबिल फ़ख्र पाकिस्तानी साइंसदानों और इंजीनियर्स की सलाहियतों का मुंह बोलता सबूत है, जिन्होंने JF-17 थंडर को मुल्की सतह पर तैयार करदा इस जदीद मिसाइल से लेस किया। इस कामयाब तजर्बे से JF-17 थंडर को दिन और रात में तवील फासले के अहदाफ को ठीक ठीक निशाना बनाने की सलाहियत हासिल हो गई है। पाकिस्तानी साइंसदान और इंजीनियर्स की काविशों को सराहते हुए एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान ने पाक फ़ज़ाइया को इस अजीम कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है, लेकिन अगर दुश्मन ने हम पर जाहरियत मुसल्लत की तो हम इसका भरपूर जवाब देंगे।
कराची में सीवीयू पर मियां बीवी से बदतमीजी पुलिस एहलकारों को महंगी पड़ गई। बदतमीजी करने वाले चारों एहलकारों को मुलाजमत से बरतरफ कर दिया गया। एसएसपी साउथ पीर मोहम्मद शाह पुलिस एहलकारों के रवैये पर शर्मिंदा नजर आए। कहा ऐसा वाकया किसी के साथ भी हो अवाम बताएं ताकि एक्शन लिया जाए। कराची पुलिस चीफ अमीर शेख ने मामले का नोटिस लिया था। कराची सी व्यू पर मियां बीवी से बदतमीजी पुलिस एहलकारों को महंगी पड़ गई। थाना क्लिफ्टन के एएसआई जुल्फिकार और एहलकार अहमद खान नौकरी से हाथ धो बैठे। एसएसपी साउथ पीर मोहम्मद शाह का पुलिस एहलकारों के रवैये पर शर्मिंदगी का इजहार। ये सिस्टम का फेल्योर नहीं है, ये चंद एक वाक़यात हो जाते हैं जिसकी वजह से पूरा डिपार्टमेंट सफ़र करता है और उनके ख़िलाफ़ जब हम एक्शन लेते हैं तो एक एग्जाम्पल सेट होती है फॉर द रेस्ट ऑफ द पुलिस फोर्स एज वेल एज़ फॉर द कम्युनिटी एट लार्ज कि इस तरह का कोई एक्शन करेगा तो डिपार्टमेंट में उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। एसएसपी साउथ का कहना था अवाम ऐसे पुलिस एहलकारों को बेनकाब करें ताकि एक्शन लिया जाए। सी व्यू पर पुलिस एहलकारों की लड़की पर तशद्दुद की वीडियो सामने आने पर कराची पुलिस चीफ अमीर शेख ने मामले का नोटिस लिया। इशरत खान, न्यू न्यूज़, कराची। शहर खैर की पुलिस क्रिमिनल को पकड़ने में नाकाम है, लेकिन सीवीओ पर फैमिलियों से पैसे बटोरने में कामयाब नजर आती है। 4 एहलकारों के बरतरफ होने के बावजूद पुलिस सीवीओ पर पैसे बनाने में मसरूफ नजर आई। पुलिस एहलकारों ने तो अपने पेटीबंद भाई को भी न बख्शा और पैसे पकड़ लिए। इशरत खान की रिपोर्ट। शहर कायद की पुलिस की गुंडागर्दी, सीवीयू पर जोड़ तोड़ के एक वाकये के बाद दूसरा वाकया। 2 एहलकार जेल की सलाखों के पीछे जाने के बावजूद पुलिस की सीवीयू पर फैमिलियों से पैसे मांगने की आदत नहीं गई। शहरी से जब मालूम किया तो पता चला कि वो खुद पुलिस वाला है। पुलिस एहलकार ने अपने ही पेटी बंद भाई को ना बख्शा। जी बस में पुलिस में वो खुद, मगर उन्होंने जो है ना कार्ड वगैरह देखे, वरना कार्ड नहीं होते, उन्होंने पैसे मांगे थे, बोला पैसे दो। एसपी क्लिफ्टन सोहाय अजीज ने एक्शन लेते हुए कहा कि पुलिस में ऐसे अनासिर की कोई जगह नहीं। अनफॉर्चुनेटली ये चंद अफराद ऐसे हैं जिन्होंने पुलिस का नाम बदनाम किया। अनफॉर्चुनेटली वीडियो में आके इनको पकड़ा गया है एंड दे हैव बीन डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस, और ये दूसरों के लिए भी एक काइंड ऑफ लेसन होगा कि ऐसा ना किया जाए। शहरियों को तंग करना पुलिस एहलकारों की फितरत बन चुकी है। पुलिस वाले माफिज है भाई आवाम के, तो इनको तो तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए ना, उल्टा आवाम को बदतमीजी कर रहे हैं, इस तरह से तो नहीं करनी चाहिए ना। मजलूमों के साथ तो वो हमेशा से ही नाजायज़ करते हैं। पैसे दो तो ठीक रहते, पैसे नहीं दो तो वो हमेशा यूं ही करते हैं। उनको तो अपनी जेबें भरनी होती पुलिस वालों को। सीवीयू पर मियां बीवी से बदतमीजी पुलिस एहलकारों को महंगी जरूर पड़ी, लेकिन इसके बावजूद पुलिस गर्दी शहर में ना थम सकी। आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने वाले मुहाफ़िज़ खुद ही लुटेरे बन गए। शहरियों का कहना है कि पुलिस के महकमे को सुधारने की ज़रूरत है। कैमरामैन सलमान मुस्तफ़ा के साथ इशरत खान, न्यू न्यूज़, कराची। अवाम महफूज नजर नहीं आ रहा है, लेकिन तहरीक इंसाफ की हुकूमत को किसी से कोई खतरा नहीं है। नैबज़दा लोग इमरान खान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वज़ीर रेलवे शेख रशीद कहते हैं कि चोरों के आपस में मिलने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। साबिक़ हुक्मरान ने मुल्क और अवाम का कोई फ़ायदा नहीं किया, सिर्फ लूट मार की। वज़ीर आज़म मुल्क की मईशत को मजबूत बनाना चाहते हैं। दावा किया कि आइंदा 5 साल भी PTI की हुकूमत के ही होंगे। इमरान खान की हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं इस नैबज़दा सिस्टर कंपनी से, और अच्छा है ये जुब जुब मियाँ जी करके मिलें। इमरान खान की सेहत पर इनके मिलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये 5 साल क्या, अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो अगले 5 साल भी इमरान खान लगाएगा। इमरान खान की पूरी कोशिश है कि लूटी हुई दौलत वापस आए, लेकिन ये जो वाइट कॉलर क्राइम है, जिस तरह इन्होंने दौलत लूटी है, मैं समझता हूँ ये भी बड़ी बात है कि कौम के सामने इनका चेहरा दिखाया गया है। देखें, ईरान से दौरा बड़ा कामयाब रहा। प्राइम मिनिस्टर साहब का लेटर मैंने रूहानी साहब को और सदर साहब का, अलवी साहब का, स्पिरिचुअल लीडर को पहुँचाया। 11 बजे 15 तारीख को इंशाअल्लाह मैं नैब में पेश होने जा रहा हूँ।
یوٹرن ہماری نہیں تحریک انصاف کی پالیسی ہے. رہنما پیپلز پارٹی قمر زمان کارا نے وزیر اطلاعات فواد چودھری کے بیان پر رد عمل نے کہا کہ پیپلز پارٹی کی پالیسی عوام کی خدمت ہے. حکومت 5-7 ووٹوں کی اکثریت سے بیٹھی ہے. اپوزیشن جب چاہے گرا سکتی ہے, مگر ہم سمجھتے ہیں ایسا کرنا ملکی مفاد میں نہیں. حکومت نے قانون سازی کرنی ہے تو ایمان میں بل تو لے کر آئے. حکومت بار بار کہاں سم درست کرے, عوامی وعدے پورے کرے. ہم حکومت کو بار بار کہتے ہیں کہ اپنی سمت درست کرو, جو وعدے آپ نے کیے تھے وہ پورے کرو. ہم نے ایوانوں کے اندر آپ کے بلوں کو نہیں روکا. قانون سازی کرنی ہے تو قانون سازی لے کے تو آؤ. آج پاکستان کے عوام کو ریلیف دو. آپ نے جو وعدے کیے تھے وہ پورے کرو. جو نوکریاں دینے کے وعدے کیے تھے وہ پورے کرو. جو مکان بنانے کے وعدے کیے تھے وہ پورے کرو. جو اکانومی کو ریوائیو کرنے کی باتیں کی تھی وہ پوری کرو. تم کیا روزگار دو گے؟ تم نے تو اپنے 6 مہینے کے اندر اس ملک کے لاکھوں لوگوں کے چولہے بند کر دیے, ان کی زندگیاں تنگ کر دی. نواز شریف سے مریم نواز, حمزہ شہباز اور دیگر پارٹی رہنماؤں اور اہل خانہ نے کولڈ لکھپت جیل میں ملاقات کی. ملاقات 2 گھنٹے جاری رہی. سابق وزیراعظم کی صحت اور ملک کی سیاسی صورتحال پر غور کیا گیا. مریم نواز نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ نواز شریف کی طبیعت بہتر نہیں ہے. رات بھر ان کو انجائنا کی تکلیف رہی ہے. آئندہ جمعرات کو خرابی صحت کے باعث نواز شریف کسی سے ملاقات نہیں کریں گے. کیونکہ ان کی طبیعت کے حوالے سے ملاقات تھی, صحت کا انہوں نے پوچھنا تھا, تو آئی تھنک مور اور لیس اسی پہ بات چیت ہوئی ہے. مجھے ڈیٹیلس کا پتہ نہیں, لیکن ظاہر ہے تیمارداری کے لیے گئے تھے تو زیادہ جو بات ایک جس طرح سے وہ آئے, ٹائم نکالا, تیمارداری کے لیے گئے, اس کو میں اپنے شکر گزار بھی. اور اسپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی کہتے ہیں تمام جماعتیں ملکی مسائل پر اکٹھی ہوں تو پھر میثاق جمہوریت درست ہے. نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان بہت پہلے میثاق جمہوریت ہوا اور بہت پہلے کا ختم ہو چکا. یہ جماعتیں آپس میں ہی لڑتی رہتی ہیں. پنجاب اسمبلی میں میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ اپوزیشن کی 1 یا 2 جماعتیں اکٹھی ہونے سے کسی کو فرق نہیں پڑتا. میثاق جمہوریت میں تبدیلی پر کیا اثرات مرتب ہوں گے اس کا انتظار کرنا پڑے گا. جبکہ وزیر قانون راجہ بشارت کا کہنا تھا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں اتحاد نہیں ہو رہا, ان کے آپس کے تضادات بہت زیادہ ہیں, کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے. پیپلز پارٹی نے نواز شریف کے ساتھ چارٹر آف ڈکیتی بنایا اور باری باری قوم کو لوٹا. تحریک انصاف کے سیکرٹری اطلاعات عمر چیمہ کہتے ہیں بلاول نواز ملاقات کا نتیجہ یہ نکلا کہ دونوں آئین کے آرٹیکل 62-63 سے چھٹکارا چاہتے ہیں تاکہ لوٹ مار کی کھلی چھوٹ ملے اور کوئی پوچھنے والا نہ ہو. صرف یہی نہیں بلکہ یہ ہر اس قانون سے چھٹکارا چاہتے ہیں جو لوٹ مار میں کسی بھی طرح سے رکاوٹ بنتا ہے. آج عدالتیں ان کے لیے عام معافی کا اعلان کر دے تو جمہوریت کو کوئی خطرہ باقی نہیں رہے گا. یہ لوگ جان لیں, احتساب سے بچنے کے لیے لگایا جانے والا کوئی سیاسی تماشا کارگر ثابت نہیں ہوگا. اپڈیٹ کریں, آپریشن رد الفساد کے تحت کارروائی. سی ٹی ڈی کے ساتھ سیکیورٹی فورسز کا مانسہرہ میں انٹیلیجنس بنیاد پر آپریشن. کارروائی میں 2 دہشت گردوں سمیت ان کے 5 ساتھی گرفتار کیے گئے. گرفتار دہشت گردوں نے ہزارہ میں پولیس اور سیکیورٹی اہلکاروں کے قتل میں ملوث تھے. خبردین سرکاری اسکیم کے تحت حج قراندازی پہلے خوش نصیب کراچی کے وسیم احمد قرار پائے. مسلسل 3 سال سے ناکام 12,000 عازمین اور 80 سال سے زائد عمر کے افراد بغیر قراندازی شامل ہیں. وفاقی وزیر مذہبی امور نور الحق قادری کہتے ہیں قراندازی آج رات تک مکمل ہو جائے گی. نتائج کی اطلاع بذریعہ SMS کی جائے گی, جبکہ تفصیلات وزارت کی ویب سائٹ پر بھی دستیاب ہوں گی. رواں سال سرکاری اسکیم کے تحت 1,12,526 عازمین حج کی سعادت حاصل کریں گے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک. حکومت نے سرکاری اسکیم کے تحت حج قراندازی میں نکلنے والے خوش نصیبوں کا اعلان کر دیا. رواں برس پاکستان کا کوٹہ 1,84,210 مقرر, 60% سرکاری اور 40% پرائیویٹ کوٹہ شامل. وفاقی وزیر مذہبی امور نور الحق قادری کے مطابق 90,924 درخواستوں پر قراندازی کی گئی. سرکاری جو اسکیم ہے جس کے تحت حج جاتے, ہمارا ریشو 60-40 ہے.
60 सरकारी स्कीम के ज़रिए से जाते हैं और 40% प्राइवेट स्कीम के ज़रिए से जाते हैं। तो जो सरकारी स्कीम के हुज्जाज है वो 1,07,526 बनते हैं 60% के हिसाब से, और प्राइवेट स्कीम के 71,684 हुज्जाज बनते हैं। सरकारी स्कीम के तहत 1,12,526 आज़मीन हज की सादत करेंगे, जबकि 71,684 आज़मीन हज प्राइवेट स्कीम के तहत हुज्जाज मुकद्दस जाएंगे। 5,000 का जो नया कोटा मिला था वो प्राइवेट कंपनियों को जो अभी तक जिनको कोटा अलाट नहीं हुआ है, एनरोल्ड है और कोटा अलाट नहीं हुआ है, ये 5,000 कोटा उनको मिलेगा। वफाकी वजीर मजहबी अमूर के मुताबिक वज़ीर आज़म की दरख्वास्त पर पाकिस्तानी हुज्जाज को रोड टू मक्का मंसूबे में शामिल किया गया। हुज्जाज कराम की कस्टम क्लियरेंस लाहौर, कराची और पेशावर से होगी। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने रमजान सब्सिडी पैकेज के लिए 2 अरब की मंजूरी दे दी। अब खजूर, बेसन, घी, तेल, चावल, दालों, आटे, चीनी और मशरूबात समेत 19 अशिया यूटिलिटी स्टोर्स पर 50 रुपए तक सस्ती मिलेंगी। ईसीसी ने पाकिस्तान स्टील के वफात पा जाने वाले मुलाजमीन के वर्सा को अक्टूबर तक दिसंबर 2018 तनख्वाह, ग्रेजुएटी और प्रोविडेंट फंड की अदायगी के लिए ग्रांट जारी करने की भी मंजूरी दे दी। इस्लामाबाद में वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। वज़ारत आबी वसाइल की तरफ से मुल्क में बड़े डैमों और आपाशी के ज़ेर तामीर मनसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। ईसीसी ने पाकिस्तान स्टील मिल्स के वफात पाने वाले मुलाजमीन के वर्सा को अक्टूबर से दिसंबर 2018 तक की तनख्वाहों और ग्रेजुएटी की अदायगी के लिए ग्रांट की मंजूरी दे दी। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने टेक्सटाइल डिवीजन की 1,70,00,000 रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट भी मंजूर कर ली। खबरें और भी होंगी इस ब्रेक के बाद। And I'm looking forward for more international openings in Pakistan. I'm very happy that some weeks back we have Arab News Office opened here. Now Anadolu is here, and I'm looking forward to have more international presence here. I want the news, big news groups like BBC and New York Times who were in Islamabad, but then because of circumstances shifted to other countries. I would like them to come back. I'm working on that. I'm working all more international presence in Islamabad. This is one of my ministry's, I would say, aim to request, woo, and to bring all the international presence back here in Islamabad. And I'm so grateful to Andoro for opening up this office presence back here in Islamabad. And I'm so grateful to Andoro for opening up this office here, this bureau here. It would help Pakistani news to go out. We have just, Excellency, I also have this news for you that Turkey is among those 5 countries who we have included in a visa-free list. And His Excellency Prime Minister of Pakistan will be inaugurating a project of 5 countries day after tomorrow, where the new visa regime that we have introduced, and Turkey, like as I said, is a proud partner in that project also. We will have a new, the new tourism policy, new visa policy for Turkey, and I welcome, looking forward to see all my Turkish friends here in Pakistan. So I would also like to say some words in Urdu also because of the situation. यहाँ पर जो आज हमारा अंदोलो यूनिवर्सिटी जो न्यूज़ एजेंसी है, अनातोलिया न्यूज़ एजेंसी, उनके आज ब्यूरो का इफ्तिताह है। 41वां ब्यूरो है जिसका यहाँ पे इफ्तिताह हो रहा है। पाकिस्तान में जो इंटरनेशनल प्रेस का वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी इस्लामाबाद में एक तकरीब से खिताब कर रहे थे। शामिल करते हैं दीगर खबरें। वज़ीर आज़म इमरान खान से चौधरी शुजात हुसैन की मुलाकात हुई। मुलाकात में वज़ीर बराए हाउसिंग चौधरी तारिक बशीर चीमा और वामिन खसूसी नईमुल हक भी मौजूद थे। मुलाकात में मुल्की मजमूई और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। चौधरी शुजात हुसैन की जानिब से मौजूदा सूरत हाल के दौरान वज़ीर आज़म के कायदाना किरदार की तारीफ भी की गई। इस मुलाकात से मुतालिक मज़ीद जान लेते हैं, बात करते हैं अपने नुमाइंदे शहबाज अहमद से। जी शहबाज अहमद, इस मुलाकात के मज़ीद मुदजात से मुतालिक आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल सलमान, वज़ीर आज़म ऑफिस में ये बड़ी अहम मुलाकात हुई है। चौधरी शुजात और वफाकी वज़ीर जो है वो तारिक चीमा वज़ीर आज़म इमरान से उन्होंने मुलाकात की। नईमुल हक मौजूद थे और इस मुलाकात में जो है मुल्क की सारी सूरत हाल, खास तौर पर जो पाक भारत की बाद सूरत हाल है उस पर जो है वो बातचीत हुई। और चौधरी शुजात वज़ीर आज़म के कायदाना जो का किरदार रहा इस पर उसकी जो है वो उन्होंने तारीफ की और कहा कि वज़ीर आज़म के किरदार की वजह से खित्ते में अमन की जो कोशिशें उनकी मुकाबले तहसीन है। उसके अलावा इस मुलाकात में जो है हुकूमती इत्तेहाद से मुतालिक की बातचीत खास तौर पर
ذرائع نے اس حوالے سے کنفرم کیا ہے کہ جو مسلم لیگ کاف کو مزید ایک وزارت اور ایک قائمہ کمیٹی سربراہ سے متعلق بات چیت ہوئی ہے اور مسلم لیگ کاف کی جانب سے کہا گیا ہے کہ چودھری مونس الہی یا چودھری صالح حسین جو ہیں وہ وزارت کے امیدوار ہو سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ مسلم لیگ کاف کے سربراہ چودھری شجاعت حسین نے اس بات کی یقین دہانی کروائی ہے کہ مسلم لیگ کاف حکومتی اتحاد میں وزیر اعظم کے ساتھ رہے گی، اور حکومتی اتحاد کے حوالے سے خاص طور پر پنجاب میں یہ ایک وظیفہ کیا گیا کہ جو ان کو وزارتیں ملی ہیں اس میں جو ہے وہ مداخلت ہوتی ہے جس کو بند کیا جائے۔ وزیر اعظم یقین دہانی کروائی کہ اس معاملے کو دیکھیں گے، اور جو وزارت کے حوالے سے جو ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ آئندہ ماہ توسیع کا امکان ہے جس میں مسلم لیگ کاف کی وزارت جو ہے وہ دی جائے گی۔ اس حوالے سے مزید ملاقاتیں جو ہیں آئندہ چند روز میں بھی ہوں گی۔ بہت شکریہ شہباز۔ جبکہ بالاکوٹ حملے میں بھارت کا جھوٹ پوری طرح بے نقاب ہو گیا۔ اس بار برطانوی نشریاتی ادارے نے بالاکوٹ میں بھارت کی فضائی کارروائی کے اقدام کو ناکام قرار دیا۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ جنگ میں بھارت پاکستان سے کبھی نہیں جیت سکتا۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ بھارت سے جنگ ہوئی تو پاکستان اپنی پوری طاقت لگا دے گا۔ بھارت کی ناکامی کا عالمی میڈیا پر چرچا جاری۔ برطانوی نشریاتی ادارے نے بالاکوٹ حملے میں بھارت کی کارروائی کو ناکام قرار دیا۔ بالاکوٹ حملہ مودی سرکار کے الیکشن کیمپین کا حصہ ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا بھارت سے جنگ ہوئی تو پاکستان اپنی پوری طاقت لگا دے گا۔ رپورٹ کے مطابق عالمی ایجنسیوں کی سیٹلائٹ تصاویر نے بھی بالاکوٹ حملے کا بھانڈا پھوڑا۔ کہا گیا کہ پاکستان کی 24 گھنٹے کے اندر جوابی کارروائی نے بھارت کے اقدام پر سوال اٹھا دیے ہیں۔ پاک بھارت کشیدگی میں کمی اور مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے جرمنی بھی متحرک ہے۔ وزیر اعظم عمران خان سے جرمن وزیر خارجہ نے ملاقات کی۔ عمران خان نے حکومت کو خطے میں امن کے لیے پاکستان کی کوششوں سے آگاہ کیا۔ جرمن وزیر خارجہ نے شاہ محمود قریشی کے ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا کہ بھارت مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے مذاکرات کی میز پر آئے۔ افغان امن عمل کشیدگی کے خاتمے کے لیے پاکستان کا کردار قابل تحسین ہے۔ وزیر اعظم عمران خان سے جرمن وزیر خارجہ کی ملاقات۔ دو طرفہ تعلقات اور پاک بھارت کشیدگی پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوا۔ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے بھارت مذاکرات کرے۔ جرمن وزیر خارجہ ہائیکو ماس نے پاک بھارت کشیدگی پر تشویش کا اظہار کر دیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس میں جرمن وزیر خارجہ بولے، افغان امن کے لیے پاکستان کی خدمات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ پاکستانische Regierung sich für den Friedensprozess in Afghanistan. شاہ محمود قریشی نے بھی مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے مذاکرات کو ناگزیر قرار دیا۔ بولے، مسئلے پر عالمی برادری اور اقوام متحدہ نوٹس لے۔ Pakistan feels that it needs to be addressed and addressed immediately. Because if there are human rights violations, if there are atrocities, then there will be a reaction. And that reaction at times is difficult to contain. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں خطے میں چیلنجز سے نمٹنے کے لیے پاکستان بھرپور اقدامات جاری رکھے گا۔ بھارت میں گائے ذبح کرنا جرم۔ عرب ٹی وی الجزیرہ نے بھارت میں ہندو انتہا پسندی کا پول کھول دیا۔ رپورٹ کے مطابق گائے ذبح کرنے کے الزام میں 3 سالوں میں 44 افراد کو قتل کیا گیا، جس میں 36 مسلمان شامل ہیں۔ مودی سرکار کے دور حکومت میں گائے ذبح کرنے کے الزام میں انتہا پسند ہندوؤں نے کئی گھر اجاڑ دیے۔ انتہا پسند ہندو گنڈوں نے سرعام مسلمانوں کے تشدد کا نشانہ بنا کر قتل کیا۔ بھارتی سپریم کورٹ اس معاملے پر خاموش تماشائی بنی بیٹھی ہے۔ اب تک کسی بھی ملزم کو گرفتار نہیں کیا جا سکا۔ امریکی قومی سلامتی کے مشیر جان بولٹن نے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ کہتے ہیں پاکستانی وزیر خارجہ نے بھارت کے ساتھ کشیدگی کم کرنے اور دہشت گردوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ دوسری جانب سیکرٹری خارجہ تہمینہ جنجوعہ کہتی ہیں کہ پلوامہ اور اس کے بعد رونما ہونے والے واقعات میں پاکستان نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، عزم اور تحمل سے بھارت کو جواب دیا۔ پلوامہ واقعے کے بعد مودی سرکار بکھلاہٹ کا شکار ہے۔ کانگریس لیڈر راہل گاندھی کو مسعود اظہر جی کہنے پر کڑی تنقید کا سامنا۔ بی جے پی کے وزیر اننت کمار نے راہل گاندھی کا ڈی این اے ٹیسٹ کرانے کا مطالبہ کر دیا۔ بولے، راہل مسلمانوں کی حمایت میں بہت بولتے ہیں، ان کا ڈی این اے ٹیسٹ ہونا چاہیے تاکہ پتہ چلے وہ ہندو ہیں یا مسلمان۔ مودی سرکار مسلسل ٹینشن کا شکار۔ کانگریس رہنما راہل گاندھی نے مسلمانوں کی حمایت کیا کی، بی جے پی وزیر اننت کمار کا نے ان کا ڈی این اے ٹیسٹ کرانے کا مطالبہ کر دیا۔ بولے، راہل ثبوت دیں وہ ہندو ہیں یا مسلمان۔ بینرز میں فوجی تصویر کے استعمال پر پابندی، بی جے پی نے نیا طریقہ ڈھونڈ لیا۔
ख्वातीन वोटर्स का दिल जीतने के लिए फौजियों की तस्वीर वाली साड़ियाँ मुतारिफ करा दी। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने भी खौफनाक इंकशाफ कर दिया। कहती है उन्हें कुछ सहाफियों ने बताया इंतखाबात से कबल मोदी सरकार एक और सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा करने जा रही है। हमला किस किस्म का होगा ये तो नहीं बताया गया, लेकिन इतना कहा हमला अप्रैल में हो सकता है। दूसरी जानिब कांग्रेस तर्जमान जेवीर शेरगिल ने बीजेपी को तंज का निशाना बनाते हुए कहा मोदी सरकार में इंतहा पसंदों के अच्छे और फौजियों के बुरे दिन आए हैं। नाकाम मोदी मुल्क की सलामती के लिए खतरा है। पंजाब असम्बली ने भारतीय तैयारा गिराने वाले स्क्वाड्रन लीडर और पायलट को फौजी एजाज़ात से नवाजने के लिए करारदाद मंजूर कर ली। अक़लियती रुकन खलील ताहिर सिंधु ने मुस्लिम तलबा की तरह दीगर मज़ाहिब के बच्चों को भी मजहबी तालीम हासिल करने पर इजाफी यकसा नंबर देने का मुतालबा कर दिया। दूसरी तरफ हुकूमती अरकान की अपोजिशन के खिलाफ नारेबाजी से ऐवान में गर्मा गर्मी का माहौल बना। अयाज शुजा रिपोर्ट करेंगे। पंजाब असम्बली इजलास सूबाई वजीर हायर एजुकेशन यासिर हमायूं ने एतराफ़ किया कि पंजाब के मुतअद्दिद तालीमी अदारों में बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। नून लीग के रुकन पंजाब असम्बली उस्मा बुखारी ने पाक फ़ज़ाइया को भारतीय तैयारे गिराने पर खराज तहसीन पेश किया। पाक फ़ज़ाइया के हीरोज़ को खराज तहसीन पेश करने के हवाले से एक करारदाद पेश करने की इजाज़त दी जाए। पंजाब असम्बली का माहौल इस वक्त कशीदा होते होते रह गया जब हुकूमती रुकन मोमिना वहीद ने वारस कुल्लू से गुज़श्ता रोज के रिमार्क्स पर माफ़ी मांगने का मुतालबा किया, जिस पर हुकूमती अरकान ने गो कुल्लू गो के नारे लगाए। ये क्लास इंसाफ दिलाने वालों की क्लास है, ये क्लास पंजाब के अवाम की मुंतखब करता क्लास है। एजेंडा मुकम्मल होने पर डिप्टी स्पीकर सरदार दोस्त मोहम्मद मजारी ने पंजाब असम्बली का अजलास बुध की सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दिया। जबकि हुकूमत की सरमायाकारी के लिए मुस्बत पॉलिसियाँ जारी हैं। गाड़ियाँ बनाने वाली जापान की मारूफ कंपनी ने पाकिस्तान के लिए बड़ा ऐलान कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म से जापानी कंपनी मित्सुबिशी के वफ़द ने मुलाकात की और पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ाने का ऐलान किया, जिसका इमरान खान ने खैर मकदम किया। चीफ एग्जीक्यूटिव मित्सुबिशी का कहना था कि मौजूदा हुकूमत के सरमायाकारी दोस्त पॉलिसियों से मुतासर होकर हुकूमत जापान ने पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ाने का फैसला किया है। वज़ीर कानून पंजाब बशार राजा से अमरीकी कौंसल जनरल लाहौर कॉलिन ग्राम वेल्स ने मुलाकात की है। उनका कहना था कि अमरीका पंजाब के इस्लाहती एजेंडे में पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर की इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए मुकम्मल ताउन करेगा। वज़ीर कानून पंजाब ने बताया कि हुकूमत पुलिस, लोकल गवर्नमेंट, तालीम और सेहत के शोबों में बेहतरी ला रही है। पुलिस में FIR के इंदराज से लेकर तफ्तीश तक नई इस्लाहात ला रहे हैं। इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल करने के लिए नया बल्दियाती कानून भी ला रहे हैं। अमरीकी कौंसल जनरल का कहना था कि अमरीका पाकिस्तानी अवाम की बहबूद के लिए हुकूमतों के माबैन खुशगवार ताल्लुकात पर यकीन रखता है। सिंध असम्बली में कायमा कमेटियों का क़याम और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सरबराही का मामला। अपोजिशन की जानिब से कार्रवाई का बाइकआउट और ईवान के बाहर एहतजाज करने का ऐलान। अपोजिशन अरकान का कहना है कि पीपल्स पार्टी ने ईवान को अक्सरियत की बुनियाद पर यरगमाल बना रखा है। तफसीलात से आगाह करेंगे खुर्शीद रहमानी। सिंध असम्बली में अपोजिशन की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। अपोजिशन जमातों ने ऐवान के अंदर ही नहीं ऐवान के बाहर भी एहतजाज करने का फैसला कर लिया। अरकान का कहना था कि एक दिन के इजलास पर 35 लाख रुपए खर्च होते हैं, लेकिन 80 दिन तक चलने वाली कार्रवाई में अब तक 150 तवज्जो दिलाओ नोटिस पर वुज़रा की जानिब से सिर्फ तसल्लियां ही मिली। असम्बली को गिरफ्तार अरकान और स्पीकर के प्रोटेक्शन ऑर्डर के लिए चलाया जा रहा है। आपने इस हाउस को अपनी घर की लौंडी समझ कर चलाया और इसको पापा की जायदाद समझा, तो ये ऑपोजिशन इसको पापा की, पप्पो की और पप्पू की जायदाद नहीं बनने देगी। आज ज्वाइंट अपोजिशन पूरी ईमानदारी से अवाम की अमानत को समझते हुए हम ये बताना चाह रहे हैं एक जुमले में, असेंबली में अवाम के लिए कुछ भी नहीं। मुशीर इत्तलात सिंध मुर्तज़ा वहाब कहते हैं अपोजिशन का एहतजाज बिला जवाज है। हुकूमत ने भी जवाबी हिकमत अमली तैयार कर ली। स्पीकर को इजलास 10 दिन के लिए मुलतवी करने का मशवरा दे दिया। खुर्शीद रहमानी, न्यू न्यूज़ कराची। चंद अहम अदालती खबरों पर एक नजर कोर्ट राउंड अप में। मिशाल खान कत्ल केस वकला के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज। पेशावर की खुसूसी अदालत 16 मार्च को फैसला सुनाएगी। आखिरी 4 मुल्जिमान में मरकजी मुल्जिम काउंसलर आरिफ भी शामिल। केस में 30 से ज्यादा मुल्जिमान को पहले ही सजाएं सुनाई जा चुकी। करेंसी स्मगलिंग केस अयान अली ने वारंट गिरफ्तारी के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। मॉडल ने दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया। लगाए गए इल्जामात का जवाब देना चाहती हूँ, कस्टम अदालत में पेश होने का मौका दिया जाए।
सिंध हाई कोर्ट में 2015 में डॉक्टर आसिम की 90 रोजा हिरासत का मामला। अदालत ने आईजी सिंध से जवाब दाखिल न कराने पर वजाहत तलब कर ली। सिंध हुकूमत को भी जवाब जमा कराने का हुक्म दे दिया। साबिक वजीर आजम शौकत अजीज, लियाकत जतोई और दीगर के खिलाफ इख्तियारात से तजावुज करने से मुतालिक रेफरेंस की समाअत। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद मुल्जिमान की अदम हाजिरी पर बरहम। आइंदा समाअत पर तमाम मुल्जिमान को पेश करने का हुक्म। उमर अयूब नाअहली केस। पेशावर हाई कोर्ट एबटाबाद बेंच ने दरख्वास्त गुजार के वकील के दलाइल सुनने के बाद दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली। वफाकी वजीर बिजली और तवानाई और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी।